हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों को एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो हम लोग जो है क्रैश कोर्स जो बिहार बोर्ड 2025 के बच्चों के लिए लॉन्च करा है, उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। और मुझे आशा है कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं और उससे जो है कुछ सीखते हैं और अपना रिवीजन करते हैं और अपनी तैयारी को जो है बरकरार रखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पुनः अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने कल पढ़ा धातु और अधातु। धातु और अधातु क्या होता है, धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके रासायनिक गुण क्या है, उसके कितने रिएक्शन है, उन सभी रिएक्शनों को पढ़ेंगे और उसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। मैंने कल बताया था इस प्रकृति में जितने भी वस्तु हैं वो सभी के सभी क्या है, पदार्थ हैं। और ये पदार्थ जो है किस चीज से मिलके बना है, तो तत्वों से मिलके बना है। और ये तत्व ही जो है 3 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु, अधातु और उपधातु कहते हैं। धातु, अधातु और क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो आज हम लोगों का कार्यक्रम वहीं से स्टार्ट होगा। चलिए तो हम लोग जो है पहुंच चुके हैं अपने स्लाइड के। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु किस किस के साथ अभिक्रिया करता है, उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है, हवा में जो अलग अलग गैस है उसके साथ अभिक्रिया करता है और अलग अलग प्रकार के जो है यौगिक का निर्माण करता है। धात्विक ऑक्साइड के नेचर अलग होते हैं और धात्विक ऑक्साइड के जो नेचर होते हैं वो अलग होते हैं। एक एक करके इन सबों को हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे। चलिए क्या है, वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ किसका अभिक्रिया भाई? तो वायु के साथ जो है धातु का अभिक्रिया। कोई भी धातु जब वायु के साथ अभिक्रिया करेगा, कोई भी धातु जो है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा या नाइट्रोजन के साथ करेगा, हाइड्रोजन के साथ करेगा, तब किस तरह का रिएक्शन होगा उस चीज को हम लोग देखते। तो क्या हो सकता है, कोई भी धातु वायु में जल भी सकता है, वायु से अभिक्रिया कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तीनों तरह के कंडीशन होते हैं। अभिक्रिया करेगा, नहीं भी करेगा और उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तब क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। कोई भी धातु रे, ये मेटल है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड कहते हैं। जब अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनता है या मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। कोई भी आप लिख सकते हैं वहां पे, MgO, Na2O, इस तरह से आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभिक्रिया होती है। तो सोडियम और पोटासियम को आकस्मिक आग से रोकने के लिए इसे किसमें डुबो के रखा जाता है, किरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। किसमें, किरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। अगर ये हवा में यूं ही खुला रहेगा या जलवाष्प के संपर्क में रहेगा तो ये क्या करेगा, तीव्र अभिक्रिया करेगा, उससे आग लगेगी, विस्फोट होगा और भयानक नुकसान हो सकता है। इसलिए इस चीज को क्या किया जाता है, किरोसिन का जो तेल है उसमें डुबो के रखा जाता है, जार वगैरह में बंद करके। कौन कौन सा ऐसा है, तो सोडियम है और
पोटासियम है, सोडियम है और पोटासियम है। और ये ही ऐसे दो धातु हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मुलायम होता है, जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका भी ख्याल रखेंगे। दूसरा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीवी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इस धातुओं पर ऑक्साइड की पतली सुरक्षा परत चढ़ जाती है। ये तत्व या ये धातु जब अभिक्रिया करते हैं वायु के साथ, तो उससे अभिक्रिया करके अपने सतह के ऊपर एक पतली आवरण बना लेता है, जो उसको क्या करता है, बचा हुआ अंदर के पार्ट को वायु के संपर्क से क्या करता है, रोकता है। और इस स्थिति में क्या होता है, जो संक्षारण की क्रिया है वो कम होती है। यही वजह है कि बरसात के दिनों के बाद आप देखे होंगे आपके घरों में लाइट कटती है फिर आ जाती है, लाइट कटती है फिर आ जाती है, तब आप कहते हैं कि कार्बन जम गया। और एक बांस लेके क्या करते हैं, चले जाते हैं खंभा पे जो तार लगा हुआ है उसमें बार बार खोचा मार के, धक्का मार के कार्बन छुड़ाने के लिए। तो ये जो एल्युमिनियम के तार के ऊपर जो कार्बन जमा है, ये क्या है, ये ऑक्साइड है, जो हवा से संपर्क करके, ऑक्सीजन से संपर्क करके क्या किया है, एल्युमिनियम बनाया है। तो ऐसे कौन कौन से धातु हैं, तो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और पीवी प्लम्बम है। इस चीज का ख्याल रखेंगे आप। अब मैग्नीशियम वायु में जलने पर सफेद बनाता है एक यौगिक, जिसका क्या नाम है, MgO। क्या नाम है, MgO। इस चीज का ख्याल रखना है, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे फेरम, फेरम लोहा और कॉपर वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, अपितु ऑक्साइड बनाते हैं। दैट मीन्स लोहे और कॉपर को जब वायु के साथ जलाइएगा, अभिक्रिया करवाइएगा, तो ये जलता नहीं है, सिर्फ ऑक्साइड का निर्माण करता है, क्योंकि जलने युक्त ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ये इतने कठोर होते हैं, इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है, इसलिए ये आसानी से अभिक्रिया भी नहीं करता है। अभिक्रिया करता भी है तो जलता नहीं है। हालांकि तीव्र अभिक्रिया में जो है लोहा आगे है, लोहे का अभिक्रिया आसानी से हो जाता है ऑक्सीजन के साथ या वाटर वेपर के साथ। ज्वाला में लौ चूर्ण डालने पर ये तेजी से जलने लगते हैं, लेकिन जब लोहे के चूर्ण को डालते हैं, लोहे के बुरादा को डालते हैं किसमें, ज्वाला में, धधकते हुए आग में या भट्ठी वगैरह में, तब ये तेजी से जलते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स होता है, तो इकाई यूनिट का जो डेंसिटी है वो कम होता है, इसलिए आसानी से वहां आग लग जाता है या चलता है। अदरवाइज ओवरऑल की बात करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं दिखती है। अब है Ag और Au, ठीक है, चांदी और जो सोना है, ठीक है, आर्जेंटम और ओरम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यही वजह है जो इसके आभूषण का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पहनने के लिए, और ये बहुत कॉस्टली होता है। कॉस्टली इसलिए होता है, एक तो ये आसानी से अवेलेबल नहीं है हमारे नेचर में, दूसरा ये है कि इसका जो संचारण रेट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, आप सोच नहीं सकते हैं इतना कम है। हालांकि चांदी जो है अभिक्रिया कर लेती है, अशुद्धता उसमें होने के कारण ये ज्वेलरी वाले करते हैं, सोने में थोड़ा चांदी से भी कम होता है, इसलिए लोग इसे पहनते हैं, और ये उस वजह से काफी महंगा पाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, और अभिक्रिया नहीं होती है तो सालों साल ये जो है सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, वैसे ही चमकता रहता है, जिस चमक के साथ इसको आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे धातु हैं जिनका अभिक्रिया जो है हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग जो है फिर आगे देखेंगे धातु का जो है क्या प्रतिक्रिया है हवा के साथ या ऑक्सीजन के साथ। अब कुछ ऐसे धातु हमारे सामने में आएंगे जो क्या होंगे, उभयधर्मी नेचर का होगा। तो देखते हैं ऐसा कौन कौन सा है जो उभयधर्मी नेचर का है। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण को प्रदर्शित करता हो, या अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल उत्पन्न करता हो, दोनों
तो उसमें क्या क्या है देखिए, यहाँ जिंक ऑक्साइड है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करके ये एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बना रहा है। दूसरा क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड पुनः जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है और जल बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एसिड है और ये क्या है, ये बेस है। और इधर जो आप देख रहे हैं दोनों सेम चीज है। ये उभयधर्मी इसलिए है क्योंकि एक बार अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है और एक बार क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, और दोनों सिचुएशन में क्या कर रहा है, लवण और जल बना रहा है। तो वैसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता हो। ये दोनों तरह का नेचर रखता है, अम्लीय नेचर भी रखता हो और सॉरी क्षारीय नेचर रखता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र करा। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु का एनोडीकरण। धातु से कैसे जो है हम लोग एनोड तैयार करते हैं अलग अलग अभिक्रिया में। तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से देखेंगे। चलिए, एनोडीकरण। इस प्रक्रम में एल्युमिनियम को एनोड और ग्रेफाइट को कैथोड बनाया जाता है। अब ये एनोड और कैथोड क्या है, तो ये एक तरह का क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। आप बैटरी वगैरह में दोनों किनारे में दो अलग अलग इस तरह का जो है पोल देखे होंगे। मान लीजिए ये बैटरी है, एक पे यहाँ पे लगा होगा प्लस का साइन, एक पे लगा होगा माइनस का साइन, और इसी में आप चिमटा लगाते होंगे किसी भी एप्लीकेशन का, ताकि वो बजे चले। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का क्या बनता है, एनोड बनता है, और ग्रेफाइट जो कार्बन का रूप है उसका कैथोड बनता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघटन के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन और एल्युमिनियम की अभिक्रिया से धातु की बाहरी सतह पर ऑक्साइड की मोती क्या होती है, परत चढ़ जाती है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चाकू से उसको खुरचते हैं ताकि वो चिमटा जो है लगे और तेजी से जो है कनेक्टिविटी हो दोनों के बीच। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धातुओं का एनोडीकरण। जब धातु का इस्तेमाल एनोड के रूप में हो किसी भी डिवाइस में, गैजेट्स में, तो खास करके कहाँ होगा, जहां से विद्युत धारा प्रवाहित करना हो, जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएशन करना हो, वहां पे इस तरह का चीज होता है। यह इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, सीधा समझिए आप। अब जल के साथ अभिक्रिया, अलग अलग धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करता है, अलग अलग तरह के रिजल्ट को शो करता है। सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। वो धातु जल से अभिक्रिया करेगी जिसमें अभिक्रियाशीलता क्या है, अधिक है। अदरवाइज अभिक्रियाशीलता कम रहने पे वो जो है क्या करेगी, नहीं करेगी। इस चीज का ख्याल रखेंगे आप। अब जल से जो अभिक्रिया करेगा तो उसके भी अलग अलग क्या है, फॉर्मेट है। कैसे अलग अलग फॉर्मेट है, तो ठंडे जल के साथ, सामान्य जल के साथ, गर्म जल के साथ, कठोर जल के साथ, क्योंकि जल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं रासायनिक दृष्टिकोण से। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ठंडे जल के साथ क्रियाशील, तो ठंडे जल के साथ कौन कौन सा ऐसा है जो क्रियाशीलता को दिखाएगा, तो सोडियम है, सोडियम के बाद पोटासियम है और कैल्शियम है। ये ऐसे कुछ तीव्र क्रियाशील धातु हैं, तत्व हैं, जिसकी क्रियाशीलता अन्य तत्वों से, धातुओं से अधिक है। वो क्या करेंगे, ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करेंगे। गर्म जल के साथ अभिक्रियाशीलता को दिखाने वाला जो ये बहादुर तत्व है, धातु है, वो क्या है, मैग्नीशियम है। और केवल भाप के साथ अभिक्रियाशीलता दिखाने वाला जो है वो क्या है, ये लोहा है और एल्युमिनियम है। ये किसके साथ अभिक्रियाशीलता को दिखाएगा, वाटर वेपर के साथ। वेपर कब बनेगा, जब वाष्पन की क्रिया होगी, जब जल को हम लोग गर्म करेंगे तब। ये कभी भी डायरेक्ट पानी और हवा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके संपर्क में आके ऐसा नहीं करेगा। तो चलिए, तीन कंडीशन मैंने बताया था, सामान्य जल, ठंडे जल, गर्म जल
और ये जो है वाटर वेपर की स्थिति देख लीजिए, सब एक साथ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पोटासियम जो है वाटर के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। कैल्शियम क्या कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, H2 हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो ये है धातु का जल के साथ अभिक्रिया, धातु का जल के साथ अभिक्रिया। जिस धातु में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का क्षमता होगा, दैट मीन्स हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु ही क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अदरवाइज अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होगा वो कभी भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब चलिए हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम से जल की अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, उस चीज को देखते हैं और धातु तैरना प्रारंभ कर देता है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, उसी धातु में चिपक जाएगा। जब उस धातु में चिपकेगा तो उस धातु का क्या करेगा, आयतन को बढ़ाएगा। आयतन जब बढ़ेगा किसी चीज का तो क्या करेगा, तैरना प्रारंभ करेगा जल के अंदर। आयतन ज्यादा होगा तो तैरेगा, आयतन कम होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। तो आयतन जब बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा तो हल्का होगा और वो तैरेगा। तो यहाँ जो है एल्युमिनियम क्या कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और देखिए यहाँ पे क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। यहाँ फेरम है, फेरम भी क्या कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना रहा है और यहाँ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। इस तरह से हम लोग ये सारी की सारी अभिक्रिया को क्या करेंगे, देखेंगे। अभी अभिक्रिया के श्रेणी में और भी है। अब है तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, धातु किस तरह से अभिक्रिया कर रहा है उन सब चीजों को देख रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तनु। तनु मतलब क्या होता है, पतला। तनु मतलब पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो तनु अम्ल के बारे में अब हम लोग देखेंगे किस तरह से अभिक्रिया करता है, जिसमें क्या होगा, अम्ल की मात्रा कम होगी और पानी का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे अम्ल को हम लोग कहते हैं तनु अम्ल। तो तनु अम्लों के साथ किसकी अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया। तो धातु और तनु अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो ये लगातार जो 3-4 चैप्टर है उसमें आपको ओवरऑल क्या करना है, रासायनिक समीकरण ही पढ़ना है, इक्वेशन ही पढ़ना है, उसको जानना है अच्छे से जम के, ताकि आगे इन सब चीजों का जब काम हो तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सामान्य स्थिति, धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या करता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है, रिलीज करता है। अब तनु में कौन कौन आ जाएगा, बनाइएगा तो सब तनु बनेगा, लेकिन देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इस दोनों से आप तनु अम्ल का निर्माण कीजिए और अभिक्रिया करवाइए। यहाँ लोहा जो है HCl के साथ, मैग्नीशियम HCl के साथ, जिंक HCl के साथ, एल्युमिनियम HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसके जो है अणु अलग अलग है और क्या क्या बना रहा है, यहाँ देखिए फेरस क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड। और सभी स्थिति में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है। कॉपर, मरकरी, चांदी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। फिर से देख लीजिए आप कौन कौन सा ऐसा है, कॉपर है Hg और चांदी Ag, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये क्या करते हैं, ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कॉपर, मरकरी, Hg हाइड्राजारम और आर्जेंटम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं, सिल्वर कहते हैं, ये जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सॉरी, आप देखिए यहाँ ध्यान से, ये 3 जो है अलग अलग धातु है। अब है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ।
अब हम लोग देखेंगे तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल जो है, ऊपर वाला दो अम्ल जो आपने देखा अभी उससे अलग है, ये नाइट्रोजन के कंपोनेंट से बनता है। सॉरी, ये मकर संक्रांति का असर है। देखिए मकर संक्रांति में थोड़ा सा दही खा लेने के बाद ये स्थिति है। हम लोग 12 घंटा 13 घंटा कंटिन्यू बोलते हैं, पढ़ाते रहते हैं, गर्म पानी ही पीते हैं 24 घंटा, लेकिन थोड़ा सा त्योहार सेलिब्रेट करने के बाद ये स्थिति हो गया है गले का। चलिए कोई बात नहीं। अब है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, तो ये क्या करेगा, उत्पन्न H2 गैस उपचयित होकर क्या करेगा, जल बनाएगा, और तब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। परंतु कौन कौन सा है, Mg Mn, मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर H2O गैस बनाते हैं। कहने का क्या मतलब है, यहाँ फिर से देखिए, कुछ ऐसे धातु हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो जल बनाएगा, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस उसी जल के साथ जो अंदर में ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके पुनः जल बना लेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, वह जो है जल बनाने का काम नहीं करेगा। तो उसमें कौन कौन सा है, मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है, जल बनाने का काम नहीं करता। इस चीज का ख्याल रखना है। अब क्या है, एक्वा रेजिया, ये क्या है, अम्लराज कहते हैं इसे, ये किंग है। किस चीज का किंग है, तो अम्लों का किंग है। इसको अम्लराज कहते हैं हिंदी में, अम्ल राज, अम्लों का किंग कहा जाता है। ये दो अलग अलग अम्लों के कंट्रीब्यूशन से, कॉम्बिनेशन से बना है। एक्वा रेजिया यह 3:1 के रेशियो में दो अलग अलग जो है एसिड को मिलाने से बनता है। इसमें HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है वो होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो इसमें 3 मॉलिक्यूल किसका होगा, HCl का, और 1 मॉलिक्यूल किसका होगा, नाइट्रिक अम्ल का। जब इससे मिलाएंगे तब क्या बनेगा, एक्वा रेजिया बनेगा, अम्लराज बनेगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखेंगे। ये अम्लों का क्या होता है, मिश्रण होता है, और इसमें ये क्षमता होता है कि गोल्ड और प्लेटिनियम को भी ये क्या करता है, गला देता है। अकेला कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कोई भी एसिड, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, या फिर वो नाइट्रिक हो, उसमें ये क्षमता नहीं है कि वे चांदी को, सोने को और प्लेटिनियम को क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। लेकिन जब अम्लराज हम लोग बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाने से, तो उसमें ये क्षमता है कि चांदी, सोना, प्लेटिनियम सबको क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और सबको क्या करेगा, अपने आप में मेल्ट कर देगा, डिजोल्व कर देगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अक्सर इससे क्वेश्चन आता है, तो हमारे बच्चे इस चीज का क्या करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग धातु का जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद कल का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो अधातु का टॉपिक होगा। हम लोग आज धातु देख लेंगे। ये स्लाइड जहां तक धातु जाएगी, धातु का जो भी रासायनिक गुण होगा उस सबको क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, अब क्या है, धातु की अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु अलग अलग प्रकार के अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। यहाँ देखिए धातु क है, धातु ख है। तो धातु का